हेलो वेलकम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल वह चीज़ मिलेगी जिससे आपको आपका डाउट है वो पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हैं वह पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन होने वाला है, यानी आप संतुष्ट होंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो भी लिखवाया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, पूरे शांत दिमाग से उसको पढ़ेंगे और नोट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्लास है वो ऑलमोस्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 100% कहते हैं ना बेस्ट होगी। ओके, तो इसी को आगे हम बढ़ाते हुए आपके लिए आज हम बात करने वाले हैं, अपने पॉलिटिकल के अंदर ही पढ़ रहे हैं और बुक है स्वतंत्रवाद की राजनीति, जिसमें एक दल के प्रभुत्व का दौर। और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, यानी आपके जितने भी चैप्टर हैं ना, हर चैप्टर के दो दो पार्ट बनाया करेंगे ताकि इजीली कवर हो पाए, वीडियो भी बड़ा ना हो और आराम से आप समझ पाए। यस, वेलकम डियर। तो आप जुड़े हैं तो लाइक शेयर करते जाइएगा, क्योंकि जितना शेयर करोगे यानी जितना कहते हैं ना ज्ञान, जो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो यहाँ पर यही मोटो लेके आइएगा। तो बात करते हैं आज अभी कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। और आपको जैसे पिछले एपिसोड में यानी पिछले पार्ट में ऑलरेडी आपको बता दिया था कि एक प्रभुत्व यानी शुरुआत में जो भारत की राजनीति में देखा जाए तो 1952 से प्रथम चुनाव से लेकर तृतीय चुनाव के एंड तक 1967 तक भारत की राजनीति में सिर्फ एक ही दल प्रभावशाली था और वह था कांग्रेस। कौन था? कांग्रेस। इतना प्रभावशाली दल था कि इसके सामने कोई दूसरा दल है वो प्रभावशाली हुआ ही नहीं। यानी विपक्ष तो क्या ठीक ठाक सीट भी नहीं जीत पाया था, जबकि कांग्रेस हमेशा ट्रिपल सेंचुरी के ऊपर चला जाता था, इतनी इनकी सीटें कवर कर लेता था। तो अभी हम यही समझ रहे हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में, यानी कांग्रेस जो सफल हो रहा था उसके पीछे इसका एक मतलब इस दल की एक व्यवस्था, एक सिस्टम था कि एक सामाजिक गठबंधन था। सामाजिक का मतलब है कि समाज की हर प्रकृति के लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। जैसे हम शुरुआत की अगर बताएं तो कांग्रेस की अगर बात करें कि भाई इसकी स्थापना के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय में की गई थी। यानी मुंबई के एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और इसके जो अध्यक्ष थे वो तो A.O. ह्यूम, यानी ह्यूम एक अंग्रेजी अधिकारी था। और उसका मकसद था कि भारत के लोग हैं वह अंग्रेजों का सर न खाकर यहीं पर इस मंच पर आकर अपने विचारों को समाप्त बदले कहें और यहीं पे वो विचार समाधान होने की प्रयास करें। तो इस तरह से ये जो इसकी शुरुआत है मुंबई से हुई थी। और उस समय अगर बात करें तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अब वहाँ से लेकर अब हम बात कर रहे हैं 1947 के बाद की बात, कि कांग्रेस है वह वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली दल के रूप में था। इसका देखो व्यवस्थित रूप में ये तो था कि शुरुआत में ये जो कांग्रेस है वह एक बड़े लोगों की पार्टी कहा जाती थी, कि बड़े धनवान या जो शिक्षित लोग हैं वही इसके सदस्य जुड़ सकते। लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस आगे बढ़ती गई, भारत की राजनीति में आई, तब इसने हर वर्ग समुदाय के लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे दी। तो इस अकॉर्डिंग कहते हैं सामाजिक और विचारधारा। देखो सामाजिक के बारे में पहले बताता है। कांग्रेस सामाजिक का मतलब होता है कि सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी हर वर्ग के लोग कांग्रेस की इस पार्टी में शामिल थे। यहाँ पर जैसे बात करें जैसे विचारधारा गठबंधन से पहले की सामाजिक गठबंधन से बात करें कि सभी जाति के हो गए, वर्ग, धर्म, अमीर, गरीब, किसान, उद्योगपति। तो इसका मतलब हर वर्ग समुदाय कैटेगरी के लोगों की ये एक सम्मिलित दल था। इस वजह से कांग्रेस को कहा जाता है कांग्रेस एक सामाजिक पूरे समाज को इन्वॉल्व करते हुए एक गठबंधन बनाता है। ये ऐसी पार्टी है जिसमें भारत के हर वर्ग समुदाय के मेंबर सदस्य है वो कांग्रेस का हिस्सा है। तो इस वजह से ये कांग्रेस अपने आप में एक पॉपुलर पार्टी बन जाती है, ये तो आपको पता होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी आता है कि भाई विचारधारात्मक गठबंधन का मतलब क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विचारधारात्मक का मतलब होता है कि इसमें विभिन्न अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे। मीन्स यहाँ पर देखिए, जैसे बात करें पूंजीवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं।
उदारवादी है, समाजवादी है, या इसके अलावा जितनी विचारधारा, जैसे इसके अलावा एक दो और विचारधारा होती है जिसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो भिन्न भिन्न विचारधाराओं में आते हैं, जैसे शांतिवादी या शांतिवादी, कंजर्वेटिव यानी विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा गर्मपंथी, नरमपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी या वामपंथी। तो इसके अलावा यहाँ से एक देखो, यहाँ पर बिल्कुल एकदम सटीक आपको समझ में आना चाहिए। अगर प्रश्न आ जाए कि आप अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए, आप अपने कथन में स्पष्ट कीजिए कि कांग्रेस वास्तव में एक सामाजिक और विचारधात्मक गठबंधन था, हाउ कैन एक्सप्लेन दिस? यस, तो दिस वे आपको इस तरह से कहना है कि कांग्रेस एक व्यवस्थित, शुरुआत में इंट्रो करते हुए कहना है कि कांग्रेस में विभिन्न वर्ग विचारधारा के लोग थे। इवन बात करें सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वहां पर था, सभी को बराबर वरीयता यहाँ पर देने का प्रयास था, जैसे सभी जाति के हो गई, सभी धर्म वर्ग, अमीर गरीब किसान उद्योग, सभी इसमें इसके मेंबर थे। इसलिए एक सामाजिक गठबंधन, एक सामाजिक दल की तरह ये काम करता था। इसके अलावा इसमें भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग शामिल थे, जैसे पूंजीवादी, उदारवादी, समाजवादी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी। तो इस तरह से कांग्रेस एक ही विचारधारा का दल गठबंधन न होकर विभिन्न विचारधारा का दल बंधन था। इसने सभी तरह के विचारों को अपने अंदर इन्वॉल्व कर दिया था। यानी कांग्रेस शुरुआत में एक ऐसा दल था, एक खिचड़ी की तरह, जिसको जो चाहिए उस तरह से कांग्रेस बन जाती है। देन कांग्रेस उस समय पॉपुलर हुई क्योंकि इसकी सोच थी कि भारत के सभी वर्गों को यहाँ पर रखा जाए और इस तरह से ये सभी वर्गों की एक हितैषी पार्टी बन के उभरे। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं कि वाई कांग्रेस सामाजिक और विचारधात्मक गठबंधन के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से हर वर्ग टाइप के लोग हैं वो कांग्रेस के अंतर्गत शामिल थे। कांग्रेस एक साझा मंच था, विभिन्न विचारधाराओं विविधताओं के होते हुए भी कांग्रेस एक सामूहिक मंच के रूप में कार्य कर रहा था। और यही इनकी इसी बात को लेकर ये आगे तीनों आम चुनाव में सफल हुई थी। भले इसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप बने थे बट ये पॉपुलर हुई शुरुआत में। और इस तरह से आप इस कथन को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब फैमिली बड़ी होती है तो उसको मैनेजमेंट करना होता है, तालमेल करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। देन यहाँ पर किस तरह से किया ये तो आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, गुड। अब आगे वाला देखिए, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा वीडियो को देखें। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आपके पास अच्छे से नेट रहता है देन आप अच्छी क्लियरिटी में ही इसको देखें, ताकि आपको हर शब्द जो लिखा हुआ है वो अच्छे से समझ आ जाए। क्या आ जाए? समझ आ जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। गुटों में तालमेल एवं सहनशीलता। ओके डियर, यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस आप सभी को पता है एक पॉपुलर दल था शुरुआत में। तो कांग्रेस की इसी रणनीति की बदौलत एक भारत का एक प्रभुत्व, एक प्रभावशाली दल के रूप में उभरा था। अब बात करते हैं कि कांग्रेस को भी जस्ट बताया कि इसमें विभिन्न समुदाय के, विभिन्न कम्युनिटीज़ के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न विचारधारा के लोग थे। और इस तरह से ये एक विभिन्न विचारधाराओं का गठबंधन हुआ करता था। तो फिर इनके मध्य फिर देखिए विभिन्न तरह के लोग जब एक ही पार्टी के अंदर काम करते हैं तो उसमें गुटबाजी शुरू हो जाती है, छोटे छोटे गुट बन जाते हैं। एक गुट के अंदर ही छोटे छोटे गुट बन जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे राष्ट्रीय मकसद जो होता है उस पार्टी का उसको पहुंचने नहीं देते, गुट के अंदर गुट। तो कांग्रेस ने इन गुटों में तालमेल कैसे किया, किस प्रकार की सहनशीलता की नीति यहाँ पे अपनाई, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए शुरुआत में अगर बात करें तो कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव से उसे एक असाधारण ताकत दी थी, यानी सभी को एक साथ लेकर मिलजुल की तरह आगे बढ़ना। ओके, तो पहली बात तो यही है कि गठबंधन इससे अपने अपने शामिल का गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाया गया था। लेकिन जब क्या था कि बात करके तालमेल का मतलब है कि जब दो विचारधाराओं में टकरार होती थी, क्या होती थी? टकरार होती थी, टकराव। जैसे यहाँ पर बात करें दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग फिर भी उसमें इन्वॉल्व है,
तो इसका मतलब टकरार तो होगी ना, मतभेद तो होगा। तो फिर जब मतभेद होता था तो फिर इसके लिए क्या करते थे, तो सुलह समझौते के आधार पर जब टकराव होता था तो इसके लिए ये पार्टी क्या करती थी, सुलह एवं समझौते, कि भाई जो झगड़ रहे हैं उनके मध्य सुलह करवा दिया, यानी झगड़े को शांत करवा दिया जाए। तो इस तरह से पार्टी आपस में तालमेल करती थी। और इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये पार्टी है वह एक बात करें कि सहनशीलता की नीति पर चलती थी। सहनशीलता का मतलब होता है कि कोई गर्म दल है, कोई नरम दल है, कोई एग्रेसिव बात करता है, कोई शांतिवादी बात करता है, तो दोनों के मध्य तालमेल बैठाना और सहनशीलता मतलब टॉलरेशन यानी सहना, कि भाई कुछ छोटा मोटा कोई हलचल हो जाए, दिक्कत हो जाए, देन पार्टी बड़ी है तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको इग्नोर करना। ऐसा नहीं छोटी बात को लेकर इशू बना दे और पार्टी में ये विभाजन हो जाए, नहीं। सहनशीलता का मतलब है सहन करना। तो बड़ी पार्टी है, विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, देन इसको अपनी पार्टी को ऐसे मोटो और बड़ी पार्टी को बनाए रखने के लिए कुछ सहनशील होना पड़ेगा। जैसे आप कभी आप अपने देखते हैं, आप अभी यंग जनरेशन में थोड़ा कुछ कहते हो तो आप सहन नहीं करते और झगड़ लगते हैं या फिर कुछ माहौल क्रिएट होता है। देन उसकी जगह अगर आपने पेरेंट्स को देखा होगा, छोटे मोटे इशू होता है तो वो कहते हैं बेटा एडजस्ट करो, समझ जाओ, क्योंकि वो सहनशील है, उनको पता है। तो जब कोई बड़ा होता है तो उसके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है, यानी पावरफुल होना मतलब बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तो देन ये चीज़ आपको भी समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए पार्टी सुलह समझौते करवाती थी। एंड जब किसी विचारधाराओं में और ज़्यादा मतभेद होता था, धार्मिक विवाद मतलब सांप्रदाय तनाव या और कोई मनलागे मतभेद होता था, तो इस तरह से बड़ी पार्टी के नेता थे वह सहनशीलता की नीति अपनाते थे, छोटी मोटी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते थे। तो इस तरह से आज़ादी के दिनों से लेकर मतलब आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक कांग्रेस ने बड़े बड़े तूफान आंदोलन समय को झेला है। तो धीरे धीरे काफ़ी समय से ये एक सहनशील और प्रभावशाली पार्टी बनके उभरी है और इसमें सभी विचारधाराओं के मध्य सामंजस्य बैठाया जाता है। क्या बैठाया जाता था? सामंजस्य। सामंजस्य जिसका दूसरा वर्ड है तालमेल। तो इस तरह से ये पार्टी अपने आप में एक पॉपुलर पार्टी हुआ करती थी। तो ये अपने उत्तर में आप आराम से इसके दे सकते हैं। अब बात करते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ ली कि कांग्रेस विभिन्न विचारधाराओं के मध्य होते हुए भी कांग्रेस एक प्रभावशाली पार्टी थी, लेकिन ऐसा है कि धीरे धीरे इसके अंदर भी छोटे मोटे गुट बनने लगे। क्या बनने लगे? गुट बनने लगे। तो बात करते हैं कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में देखा जाए तो कांग्रेस शासक दल की भूमिका निभाई थी और दूसरों ने विपक्ष दल की भूमिका निभाई थी। तो भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अब प्रश्न आ जाए कि भाई कांग्रेस प्रणाली क्या है? कांग्रेस प्रणाली, तो कांग्रेस शुरुआत में बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस ने शुरुआत में शासक दल की भूमिका निभाई। किस दल की? शासक दल की भूमिका निभाई। ठीक है, नहीं कांग्रेस बड़ा दल था तो इसकी ही हर बार सरकार बनती थी। तो कांग्रेस ने शुरुआत में कोई उसके पास छोटा मोटा दल नहीं था, तो ये पूरी से प्रभावशाली दल था, तो इसलिए से इसने एक शासक दल की भूमिका निभाई। मैन रोल इन डेमोक्रेसी इन दैट टाइम कांग्रेस। ओके, तो इस समय अगर बात करें तो कांग्रेस के सामने डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक पक्ष पार्टी होती है, शासक दल एक विपक्ष होता है। तो शुरुआत में कांग्रेस के सामने कोई टिकने वाली पार्टी नहीं थी, कोई जीत भी नहीं पा रहा था बराबर। तो शुरुआती सालों में कांग्रेस ने शासक दल की भी भूमिका निभाई और विपक्ष दल के रूप में भी कार्य किया। तो इस वजह से इन दोनों खूबियों के कारण हमें उस समय को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है कि वन एंड ओनली कांग्रेस उस समय इतनी प्रभावशाली थी कि इसने शासक दल के रूप में भी कार्य किया और विपक्ष दल जो शासक दल की कमियां निकालते, संशोधन करते या उसे अपने कार्य के प्रति सजग बनाते, तो विपक्ष दल है वो शासक दल के प्रति बार बार आलोचना ऐसा करता रहता है। तो उस समय कोई बड़ा दल था ही नहीं। तो कांग्रेस यानी दैट टाइप या दिस टाइप, यानी कहने का मतलब इस तरफ या इस तरफ, हेयर या देयर, दोनों तरफ की बात करें कि शासक दल हो या विपक्ष दल हो, दोनों की भूमिका एक ही ने निभाई कांग्रेस ने। इस वजह से इसे कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। क्योंकि पता होगा कांग्रेस के अंदर ही जब छोटे मोटे दल बने तो उन दल ने कांग्रेस के अंदर ही दूसरी मतलब कांग्रेस की प्रमुख दल की आलोचना करनी शुरू कर दी। तो उस समय अगर कहें तो कांग्रेस शासक दल की भूमिका में भी था और विपक्ष दल के रूप में भी था। ओके, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, विपक्ष दलों का उद्भव। जो समझा रहे हैं उस बात को नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपको समझा दिया है 100% ये चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर एक्सपीरियंस अनुभव करवाएगी। ओके, बात करते हैं विपक्षी दलों का उद्भव।
उद्भव यानी राइज, क्योंकि अगर बात देखें तो भारत की राजनीति में शुरुआती मस्तक पटल पर देखा जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसा दल था जो पॉपुलर था, सर्व जगह विख्यात था एंड इसकी पहुंच थी, तो इस वजह से कांग्रेस तो पहले से ही पॉपुलर था। बट डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में विपक्ष दलों का होना ज़रूरी होता है। तो भारत की राजनीति में विपक्ष दलों का उद्भव किस प्रकार से कैसे हुआ और कौन सी दल थे तो विपक्ष पार्टी के रूप में बने। विपक्ष का मतलब होता है, सुनिए, कि जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, कितनी सीटें 100 में से सरकार वही बनाता है जिसके पास 50% से ज़्यादा सीटें होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर कांग्रेस है और कांग्रेस ने 60 सीटें जीती, कितनी सीटें 60, बाकी जैसे 10 है, किसी ने 20 है, किसी ने 5 है, किसी ने और 5, इस तरह से जीता। तो इस तरह से कांग्रेस तो एक शासक दल हुआ। कांग्रेस कौन सा दल उस समय कराएगा? शासक दल, क्योंकि इसकी सरकार बनेगी। दूसरे ये छोटे मोटे दल हैं, लेकिन शुरुआत में कांग्रेस के सामने ये भी दल नहीं थे, बहुत माइक्रो, यानी एक आध कोई 16 सेकंड पार्टी थी। जैसे कांग्रेस ने 364 जीती थी तो कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ 16 सीटें जीती थी, तो उसके पास में नहीं, फिर भी दूसरे दल को विपक्ष दल कहा जाता है। सरकार में होता है वो शासक दल, और सरकार के अलावा जो भारत की राजनीति में लोकसभा में बैठते हैं लेकिन उनकी सरकार नहीं होती है, उन्हें विपक्ष दल कहा जाता है, ठीक है ना। और इसमें एक दल को विपक्षी दल का दर्जा दिया जाता है, सो सेकंड नंबर पर होता, नहीं सबसे ज़्यादा सीटें जीतता है, जो बहुमत में सरकार बना भी लेता है, जो जिसकी सरकार होती है वो तो शासक दल हो गया। जो सेकंड नंबर पर जो सीट होती है जैसे ये, तो सरकार में ये विपक्षी दल की भूमिका निभाएगा। किसकी भूमिका निभाएगा? विपक्षी दल की भूमिका निभाएगा। लेकिन बाकी ये जो भी है वो विपक्ष दल कहे जाते हैं, ठीक है ना। जो मेन जो दल होता है वो तो शासक बनाता है, सरकार बनाता है, बाकी दल है वो विपक्ष दल है। तो अब यही बात करें कि भारत की राजनीति में विपक्षी दलों का उद्भव, राइज कब हुए, तो वो आपको बता रहे हैं। तो आगे बात करते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे बात करें 1952 जो अपना पहला चुनाव हुआ था, 1952 के अंतर्गत अपने भारत की राजनीति में पहला चुनाव हुआ था, और पहले ही चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये वेल नो, आप सभी को पता है। तो अब यहाँ पर ये बात करें, कांग्रेस ने राज किया था, तो 1950 के आसपास तो कांग्रेस ही पॉपुलर दल था। लेकिन अगर मैं देखूं थोड़ा सा तो छोटे मोटे दलों का, यानी लगभग 1950 के आसपास भारत की राजनीति में छोटे छोटे नए दल उभर के आए, छोटे छोटे नए दल उभर कर आए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे नए दल उभर कर आए कब? 1950 के आसपास। कहने का मतलब देखो सिंपल ही बात है, कांग्रेस बड़ा दल है तो कांग्रेस के अंदर ही टूट कर फिर उससे टूटे, इस तरह से कांग्रेस के अंदर ही टूटकर छोटे मोटे नए दल बने। तो 1950 के आसपास नए दल भारत की राजनीति में राइजिंग द पॉलिटिक्स पार्टी के रूप में आए। तो 1950 के आसपास छोटे मोटे दल बनने शुरू हो गए। अब बात करते हैं कि विपक्षी दलों में जो नीति है वो एकजुट नीति, या वे अपना आप में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाते, या वे चुनावों में पार्टी में लोकतांत्रिक सीटें जीत नहीं पाते थे, यानी चुनाव जीत नहीं पाते थे। तो इसलिए ये पार्टी शुरुआत में बड़ी पार्टी नहीं, छोटी पार्टी के रूप में ही रह पाई थी, और इन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था। क्या नहीं मिल पाता? 1950 के 10 में विपक्षी दलों को लोकसभा या विधानसभा में कहने पर का प्रतिनिधित्व ही मिल पाता था, क्योंकि छोटे मोटे दल थे। तो जब चुनाव में भाग लेते थे, भले वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो जो ये इनके प्रतिनिधि जब चुनाव में भाग लेते थे तो प्रतिनिधि को नाम मात्र सीटों पर ही विजय मिलती थी, तो फिर भी अगर देखा जाए तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में विपक्षी दलों का उद्भव कब हुआ, 1950 के आसपास, तो उस समय से ये हुआ। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीति और व्यवहारों की सुनिश्चित आलोचना की। देखो विपक्ष दल होता है, ये दल कब पॉपुलर बनेंगे? जब कांग्रेस की आलोचना करेंगे, कांग्रेस की बुराई करेंगे, कांग्रेस के अनुपस्थिति में अपना आप को इस्टेब्लिश करेंगे, तो उस समय कांग्रेस पॉपुलर थी। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे कांग्रेस की जगह आए, लेकिन यहाँ पर यही मकसद था कि कांग्रेस के बजाय इन दलों को आना होगा। तो इन्होंने आलोचना में सिद्धांतों पर बल दिया। तो ये जो पार्टियाँ थी, जो विपक्ष पार्टी थी, ठीक है ना, विपक्ष दल थे, इन्होंने किसका सहारा लिया? आलोचना पर बल दिया।
उन्होंने कहा भी हम कांग्रेस की आलोचना करेंगे, कांग्रेस की एवज में, यानी हमें भी पॉपुलर बनना है, हमें अपनी सरकार बनानी है अपने दलों की, देन हमें कांग्रेस की आलोचना करनी होगी। तो इस तरह से विपक्षी दलों ने शुरुआत में आलोचना पर बल दिया, आलोचना यानी क्रिटिसाइजेशन, ठीक है। और इस तरह से विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन भी बिगड़ा था। तो इन्हीं विपक्षी दलों से धीरे धीरे कांग्रेस के कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्तर पर कमियां निकलती सामने आ गई या शासक दल पर अंकुश रखने की कोशिश की गई। शासक दल पर अंकुश रखने की कोशिश, ठीक है। और इस तरह से कांग्रेस के अंदर भीतर ही छोटे मोटे जो गुट है वो बनने लग गए थे, क्योंकि विपक्षी पार्टी आएगी तो कांग्रेस को गिराएगी। तो इस तरह से ऐसा करके दलों ने जन व्यवस्था जन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनाने से रोका। यानी अगर देखें तो शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था, लेकिन धीरे धीरे जो छोटे मोटे विपक्षी दल है वो बनने शुरू हो गए। और इस तरह से देखा जाए तो जैसे समाजवादी दल के नेता हैं, अंबेडकर जी हैं, या अलग अलग विभिन्न दलों के, तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ विपक्षी दल कौन कौन से थे शुरुआत में, तो जस्ट इसके बाद में कुछ 4-5 दल बताऊंगा। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इन 4-5 दलों में से एक दल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक दल पूछा जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि 4 में से 2 पर टिप्पणी लिखी है, तो इस तरह से विपक्षी दलों के बारे में बता दिया कि विपक्षी दल है क्या, ठीक है। अब मैं उस विपक्षी दलों के बारे में थोड़ा इंट्रो समझाऊंगा कि विपक्षी दल कौन कौन से थे। लेकिन शुरुआत में देखा जाए तो शुरुआत में विपक्षी दल हो या जो भी दल हो वो एक तरह से समान रूप में रहते थे, उनके मध्य मतभेद इतना नहीं था, अलग अलग विचारधारा नहीं थी। लेकिन विपक्षी दल जो भी होता है उससे दूसरी दलों से अलग विचार होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो विपक्षी दल होता है। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस एक सामाजिक और विषादात्मक गठबंधन के रूप में था, इसलिए इसके सामने कोई दूसरी पार्टी है वो एक बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभर पाई या शक्तिशाली नहीं बन पाई थी। लेकिन इस समय विपक्षी दलों का बनना शुरू हो गया था। अब बात करते कुछ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी अपनी इंडियन डेमोक्रेसी के अंतर्गत, ठीक है। तो 4-5 दलों के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जिसको नोट कर लीजिएगा, वो हाईलाइट बातें जो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। उस वाली चीज़ को आप फोकस कीजिएगा, थोड़ा हार्ड एंड फास्ट है तो ध्यान रखेंगे इसको, ओके। तो कुछ पॉपुलर पार्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम दल ले लेते हैं स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी कांग्रेस के बारे में तो ऑलरेडी आपको सब पूरा पता लग ही गया है। तो स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना हर दल के बारे में याद रखिएगा कि स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1959 में, जब भारत में अपने बात करें भारत के अंदर यानी राजस्थान के अंदर जब पंचायती राज की स्थापना हुई थी। किन की स्थापना हुई थी? पंचायती राज की नागौर में 1959। ऐसे डेट से डेट याद रख लीजिएगा, ओके। तो इस पार्टी के प्रमुख जो नेता हैं या इस पार्टी के प्रमुख नेता या प्रभावशाली अध्यक्ष वगैरह हैं, इनके बारे में यानी 2-4 नेताओं के नाम आपको याद रखना है। जैसे मैं बताऊं तो एक तो है सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। 2-4 नेताओं के नाम फटाफट से आप नोट कर लीजिए। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी हो गए। नेक्स्ट जो इस दल से संबंधित जो व्यक्ति है इसकी बात करें तो एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा। एंड एक और पॉपुलर नेता के नाम याद रखें, मीनू मसानी, मीनू मछानी, ओके। अब दूसरा इस पार्टी के उद्देश्य के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दूसरी पार्टी ले लेंगे, इधर ही ले लेते हैं। अब इस जैसे स्थापना नेता, अब दूसरा हर पार्टी के उद्देश्य के बारे में या उनकी विचार कि भाई कौन सी विचारधारा को लेकर वो पार्टी बनी है, ठीक है। तो ध्यान दें, स्वतंत्र पार्टी वास्तव में चाहती है कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करें, कम से कम हस्तक्षेप करें, और स्वतंत्र पार्टी विकास के जरिए राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीय नियोजन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी आलोचनाओं की निगाहों से देखती। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पार्टी है, ये पार्टी ने खुली छूट देने की तरफदारी की, स्वतंत्र कृषि के रूप में जमीनी हकदारी की बात की। यानी 2-4 पॉइंट के रूप में एक पॉइंट रखें तो वो है कि स्वतंत्र पार्टी सरकारी हस्तक्षेप के विरोध में थी। ये पार्टी भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के विरोधी थी या कम हस्तक्षेप की अनुशंसा करती थी। क्या करती थी?
अनुशंसा। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस पार्टी का उद्देश्य हो गया। अब नेक्स्ट बात करें कि शुरू में इस पार्टी के ये पार्टी गुट निरपेक्ष सोवियत संघ के दोस्ताना रिश्ते कायम को गलत मानती। तो इस तरह देखा जाए तो स्वतंत्र पार्टी की तरफ मुख्य रूप से जमींदारी, राज्य महाराजे आकर्षित हुए। भूमि सुधार जैसे कानून और इनकी मिल्कियत हैसियत को बंटवारा से बचाने के लिए लोग इनके साथ जुड़े थे। तो ये पार्टी शुरुआत में एक प्रभावशाली पार्टी के रूप में उभरी भी थी, क्योंकि ये पार्टी है वह कहती थी कि सरकारी कामकाज को कम रखा जाए, यानी दखलंदाजी नहीं की जाए। तो इस तरह से पार्टी शुरुआत में स्वतंत्र पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। ये कहती थी भारतीय व्यवस्था में सरकारी जो टीम यानी सरकार है वो कम से कम हस्तक्षेप करे। ओके, तो ये पार्टी आपने समझ ली, नोट कर लिया। अब बात करते हैं दूसरी पार्टी। हर एक पार्टी के बारे में इंपॉर्टेंट है भारतीय जनसंघ। अब बात करते हैं भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ ये इसकी जड़ें अगर आप देखें, वर्तमान में अगर देखें तो स्वयं सेवक संघ आरएस और हिंदू महासभा में खोजी जाती हैं। यानी ये पार्टी है, ये पार्टी अगर देखें तो ये पार्टी पहले आज़ादी से काफ़ी टाइम पहले इनकी विचारधारा कहाँ पर मिलती थी? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या हिंदू महासभा, इन्हीं विचारधाराओं पर आधारित भारतीय जनसंघ पार्टी अस्तित्व में आई थी। ओके, तो बात करें इस पार्टी का गठन कब हुआ, यानी स्थापना, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना यहाँ पर जैसे अकॉर्डिंग टू बुक देखें 1951 दी गई है। और शुरुआत में देखें तो ये पार्टी है वह सबसे महत्वपूर्ण पार्टी थी। इस पार्टी का विचार था एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। एक देश, एक संस्कृति एवं एक विचार। तो इस पार्टी की ट्रेडिंग या वन इंपॉर्टेंट लाइन थी, वो थी उद्देश्य कि एक देश, एक संस्कृति एवं एक विचार को बढ़ावा देने वाली ये पार्टी थी, ठीक है ना। एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, एक देश, एक संस्कृति, एक विचार कह सकते हैं। तो ये पार्टी ये पॉपुलर थी कि इसमें देश की एकता पर इसका ज़्यादा ध्यान था, इसका ये उद्देश्य था। और इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक प्रगति से बन सकता है। तो जनसंघ ने यह भी कहा था भारत पाकिस्तान को अखंड बनाया जाए और उसके विभाजन के विरोध में थी। और इसने 1964 में चीन में आणविक परीक्षण के दौरान जो बात कही गई थी, ये कहा था, इसने कहा था कि भारत को भी अपनी शक्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि चीन जब परमाणु परीक्षण कर रहा है तो भारत को भी शक्तिशाली होना चाहिए। 1950 के दशक में इस पार्टी ने राजनीतिक चुनाव को अपने हाशिए में लिया, यानी 1950 के आसपास ये पार्टी 1950-51 जब ये पार्टी बनी तो इस पार्टी ने शुरुआत में देखे 1952 में, ठीक है, 1952 में 3 सीटें जीती थी। और फिर दूसरा चुनाव हुआ था 1957, उसमें 4 सीटें जीती थी लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। तो धीरे धीरे ये पार्टी है वो पॉपुलर होती आ रही थी। नेक्स्ट बात करें तो ये पार्टी है वो ज़्यादातर का देखा जाए तो कहाँ पर फेमस है, तो ये पार्टी है राजस्थान, एमपी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर ये पार्टी वर्तमान में पॉपुलर है? राजस्थान, एमपी, दिल्ली, यूपी के अंदर पार्टी फेमस है। अब इस पार्टी से जुड़े कुछ पॉपुलर नेताओं के नाम याद रख लीजिएगा। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय। अगर आपको वीडियो बड़ा हो ना तो आधा आधा करके देख लीजिएगा, कभी डाटा खत्म हो जाए तो कोई बात, नेक्स्ट देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये पार्टी है पॉपुलर थी। और ये पार्टी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। किस रूप में है? बीजेपी। ओके, समझ में आ गया। तो ये पॉपुलर पार्टी, 2 पार्टी के बारे में बताए। एक और पार्टी लिख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। इसके बाद अपनी क्लास है वो एंड हो जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो पॉपुलर है उस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही कुछ पॉपुलर चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में बेहतर इंपॉर्टेंट मार्क्स से वो ले आएगी आपके लिए, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी के बारे में जान लीजिए। तो बात करें ये पार्टी अगर देखा जाए तो इस पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताऊंगा कि 1920 के दशक में शुरुआती सालों में यह पार्टी साम्यवादी समूह के रूप में उभरी थी। और साम्यवादी विचारधारा अगर देखें तो साम्यवादी जो विचारधारा है वह रूस से प्रेरित है।
यह किस तरह की विचारधारा से प्रभावित है? कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी विचारधारा से। किस तरह से? साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित ये पार्टी है। तो ये पार्टी बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थी। 1935 से साम्यवादी से मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में उभरे। अब बात करें, ये पार्टी शुरुआत में कांग्रेस के अंदर ही उभरी थी। कांग्रेस के अंदर 1935 के अंदर कुछ लोगों ने कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा दिया, कांग्रेस के अंदर ही बढ़ावा दिया। और बात करें कि 1941 में यही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कांग्रेस से निकलकर एक स्वतंत्र दल के रूप में आई। 1941 में भारतीय राजनीति स्वतंत्र रूप में उभर कर सामने आई। और इस जगह देखा जाए तो ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानेगी। और इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल ये था कि देश को आज़ादी हासिल हुई है तो इसको कैसे संभाला जाए और इस देश को आगे ले जाने के लिए किस तरह की विचारधाराओं को महत्व दिया जाए। उन्होंने कहा था कि वास्तव में जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, सच्ची आज़ादी नहीं है। क्या कहा उन्होंने? कि सच्ची आज़ादी नहीं है। इसी विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में विपक्षी विद्रोह को बढ़ा दिया। यानी ये पार्टी है ना, शुरुआत में कांग्रेस थोड़ा जेलेसियस थी। इस पार्टी ने कहा कि हमें आज़ादी तो मिली है लेकिन सच्ची आज़ादी नहीं है। इस तरह से इस आज़ादी को गलत मानती थी और हर जगह ये अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए हिंसक सहारा लेती थी, लड़ाई झगड़े वगैरह। लेकिन इसको लगा कि लोकतंत्र है तो हमें एज एक पार्टी के रूप में लोकतंत्र में आना होगा, चुनाव जीतना होगा, फिर हम जो चाहते हैं वो लोकतंत्र में ला सकते हैं। तो इस तरह से ये पार्टी है वह लोकतंत्र का रास्ता देखने लगी और 1952 के आसपास वो लोकतंत्र में आने की व्यवस्था करने लगी। ठीक है, 1952 के आसपास। तो देखा जाए तो इस तरह से इसे देखा कि हमें लोकतंत्र का रास्ता अपनाना चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रथम आम चुनाव की बात करें, प्रथम चुनाव ही दिया हुआ ना, हाँ, पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रथम जो आम चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव, उसमें 16 सीटें जीती थी। यानी सेकंड नंबर पर यह पार्टी थी। किस नंबर पर? सेकंड नंबर पर। तो इस तरह से ये पार्टी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार किया और प्रथम ही चुनाव में 16 सीटें जीती और सेकंड नंबर पर थी। अब बात करें इस पार्टी के प्रमुख नेता, सभी तो नहीं लिखा पाऊंगा लेकिन कुछ एक लिख लीजिए। जैसे ए के गोपालन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इस पार्टी के और नेताओं में लिखे तो आप लिख सकते हैं पीसी जोशी। नेक्स्ट नेताओं के नाम में लिखे आप, जो जरूरी है उनके लिखवाएंगे आपको, S.A. डांगे, और एक और लिख दीजिए E.M.S. नंबूदरीपाद। E.M.S. शॉर्ट नाम है इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। E.M.S. नंबूदरीपाद। ठीक है, ये कुछ नेता थे इस पार्टी से जुड़े हुए थे। और ये पार्टी है वह आज़ादी के बाद एक बार सरकार तो बढ़ाई लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी के अंदर ही क्या हो गए? टुकड़े हो गए। इस पार्टी के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। यानी ये पार्टी आपस में बिखर गई क्योंकि जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1967 में जब मतलब भारतीय राजनीति में बदलाव हुआ तो ये पार्टी है बिखर गई। यानी 1967 में इस पार्टी के क्या हुए? बंटवारे हुए। क्या हुए? बंटवारे हुए। तो यह पार्टी दो रूप में बदली। एक तो हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहली, यानी वो पहली वो ओरिजिनल रही। दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम का मतलब है मार्क्सवादी। तो इस तरह से ये बाद में 1967 में ये पार्टी दो टुकड़ों में बदली और इस तरह से दोनों दल आज भी कायम हैं और अपना जो टॉपिक था वह इस तरह से एक दल के प्रभुत्व और विपक्षी दलों के बारे में पूरा होता है। समझ में आ गया? कुछ चीज़ें थी जो आपको बुक के अकॉर्डिंग हेडिंग थी इंपॉर्टेंट वो शो करवा दी। जो इंपॉर्टेंट था जो इस पार्ट में आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 100% है वो सब चीज़ें यहाँ पर ला के रख दी है। कैसी लगी है जरूर बताइएगा और मेरी मेहनत आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही ये कमेंट करें और इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।